टू आवर चैनल एडुटीच। हाँ जी क्लास 9 कैसे हो आप सभी। हाँ जी बेटा, तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वैसे आप कभी मुझे बताते नहीं हो कि आप लोग कैसे हो कमेंट करके। हाँ जी मैम अच्छे हैं, क्लासेस अच्छी चल रही हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, कुछ तो कमेंट किया करो यार, कम्युनिकेट किया करो मेरे साथ। चलो खैर ठीक है, आज हम अपना सेकंड वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा था कि हमारा चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या थी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या थी, सेल थी। ठीक है, सेल के बारे में हमने डिस्कस किया कि सेल क्या होता है, कैसे कैसे जो है हमारे साइंटिस्ट्स ने उनको डिस्कवर किया। ठीक है, न्यूक्लियस किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म किसने दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में कवर की। ठीक है, तो आज से हमारा जो प्रॉपर जो सेल का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, कि सेल किस चीज से मिलके बना है, सेल क्या है बेसिकली। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, तो आप एक सेल को बोलोगे तो बेसिकली वो क्या है। ठीक है, अब ये चीजें मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी कि फॉर एग्जांपल आपको एक बिल्डिंग बनानी है, खड़ी करनी है बना के, तो आपको क्या चाहिए, बेसिक यूनिट ब्रिक चाहिए। सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए उसकी बेसिक यूनिट होती है सेल। लेकिन इस सेल को भी तो कुछ चीजें बनाएंगी ना, कुछ इसमें भी तो होगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो ये सेल है इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तीन मेन जो चीजें हैं किसी भी सेल की, वो क्या होंगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी पहली चीज, दूसरी उसका साइटोप्लाज्म होगा, एंड तीसरी चीज उसका क्या होगा, न्यूक्लिक मटेरियल। वेदर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, लेकिन न्यूक्लिक मटेरियल तो प्रेजेंट होता है ना, बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट या एब्सेंट होती है। क्लियर है। तो जो बेसिक जो तीन चीजें हैं वो यही होंगी हमारी कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर होता है, और एंड न्यूक्लिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो तीन बेसिक चीजें हैं, ये जो तीन बेसिक कंपोनेंट हैं, वो किसी भी सेल को बनाते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, उसके बाद आते हैं फर्स्ट, अभी जो है ना हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद जो प्लांट्स में क्या आती है, सेल वॉल आती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कॉमन है, हर एक सेल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में मैंने तुम्हें बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्लियर है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, राइबोसोम्स पढ़ेंगे, सभी चीजें पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए है। ठीक है, तो अब मैं बार बार तुम्हें बोल रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो अनदर नेम है सेल मेम्ब्रेन का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, तो अब तीसरा नाम इसका आता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैम कहोगे और कितने नाम बताओगे हमें, तो देखो बेसिकली क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी बेटा वो क्या करती है। ठीक है, देखो ये हमारी बॉडी है, सपोज करो ये एक बॉडी का हिस्सा है, उसके अंदर एक सेल है, उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है। तो ये सेल का अंदर का इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, और ये सेल का आउटर इन्वायरमेंट है। क्लियर है, ये सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है और ये सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है। चलो थोड़ी बड़ी बना देते हैं सेल, ये इंटरनल इन्वायरमेंट है तुम्हारी सेल का। ठीक है, तो अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है या जिसको मैं बार बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रही हूँ, तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या काम कर रही है, बेसिकली क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है ना मिक्सिंग ऑफ दीज टू। अगर ये नहीं होती तो क्या मैं बता देती क्या ये सेल का कंपोनेंट है या ये आउटर एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है बॉडी का, नहीं बता पाती। अभी इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से मुझे पता है ये सब सेल की चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है कि इन दोनों को सेपरेट रखा जाए। ठीक है, मिक्सिंग ना हो जाए। क्लियर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारा ये काम है। दूसरा काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम क्यों दिया मैंने सेलेक्टिवली, मैंने नहीं सॉरी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्यों बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, हम इस
इसलिए बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका अनदर फंक्शन होता है कि जो भी गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, वाटर होता है, ठीक है, या अदर जो भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसी के थ्रू तो अंदर या बाहर जाएंगे ना सेल के। अगर ज्यादा हो गए हैं तो क्या होगा, एक्सेस में है तो बाहर चले जाएंगे, ठीक है, कम नहीं हो गई है तो क्या होगी, अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, इन एंड आउट, जो सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, ठीक है। तो अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी के लिए परमिएबल नहीं है कि कोई भी आ जाओ। अभी तुम्हारे घर पे दरवाजा तुम लगाते हो, वो तुम्हारी मर्जी से ही, तो उसके अंदर से कोई आ सकता, उसके अंदर कोई आ सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेल के लिए गेट का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कर रही है, ठीक है। ये सेमी परमिएबल है या सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी वो सिलेक्टेड ही आयंस मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट ऑफ द सेल करेगी, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नाम दिया। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटिया, बेसिकली इतना ज्यादा डिटेल में कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, कोई डायग्राम नहीं पढ़ना, जस्ट आपको इतना जानना है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो तो अपनी शेप भी चेंज करता रहता है बार बार जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट यानी कि बेसिकली तुम्हारे शुगर्स एंड प्रोटीन्स, क्लियर है, बस इतना आपको जानना है। उसके अलावा अब क्या हो रहा है, अभी मैंने बता दिया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है, ठीक है। उसके बाद आओ, हाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब ये जो मूवमेंट है कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये एक्चुअल में कैसे पॉसिबल है, कैसे हो रही है, ठीक है। तो वो हमने देखना है। देयर आर टू प्रोसेसेस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको डिफ्यूजन। देखो, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज मोर और लेस सेम, ठीक है, वो एक जैसे ही है दोनों, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखो बेसिकली जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है उसमें क्या हो रहा है कि जो डिफ्यूजन होता है वो किसका होता है, गैसेस का होता है, एंड ऑस्मोसिस किसका होता है, ऑस्मोसिस इज फॉर वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बेसिकली गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। बोलोगे मैम क्या मतलब हुआ है इसका, ठीक है। सेम विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, लेकिन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर है जी। तो जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, where the water molecules transport from or move from the higher concentration region to the lower concentration region through a selectively permeable membrane, clear है, ठीक है। अब डिफ्यूजन सिंपल क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, जिसमें कि गैसेस का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कैसे होता है वो देखो, ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये आपकी सेल है, ठीक है। तो मानो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हर कोई सेल रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, खाना खाएगा, बनाएगा,
खाना खा के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जब भी कोई एक सेल जो है न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, फूड डाइजेस्ट करेगा, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब क्या होगा कि इस सेल के अंदर तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन जो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो लेवल है वो बहुत ही कम है। तो क्या होगा, बेसिकली क्या चाहिए हमें, इक्विलिब्रियम चाहिए। क्या चाहिए हमें, इक्विलिब्रियम चाहिए, यानी कि दोनों तरफ जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है ना, बॉडी से बाहर भेजना है, ठीक है। तो वो क्या होगी, ऑब्वियसली वो सेल से बाहर ही निकलेगी ना, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन रीजन से वो कहाँ मूव करेगी, अब यहाँ से यहाँ मूव करेगी, और तब तक मूव करेगी जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए। क्लियर है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली विद द केस ऑफ इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। चलो वाटर को भी समझते हैं अच्छे से। अब जो वाटर की मूवमेंट होती है ना, जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है वो 3 केसेस में हो सकता है, ठीक है। 3 केसेस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसे मूवमेंट होगी, ये सेल के ऊपर इन सॉल्यूशंस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। बेसिकली हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर सेल के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल हमें ये सारी बात करनी है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं तीनों आपको देखो बता दूं। हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे, और यहाँ है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यहाँ है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप कहोगे मैम इनका मतलब बताओ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बेटा, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। हाइपर हो गए, बोलते ना इतना क्यों हाइपर हो रहे हो मेरे ऊपर, यानी इतना ज्यादा क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और हाइपो का मतलब क्या होगी, कमी होगी, एंड आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम। क्लियर है। तो अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल दोबारा से वही चीज हम लेके चलेंगे, जस्ट अ मिनट। हमारे पास है, दिस इज एन एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड अ सेल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट अ सेल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट अ सेल, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सेल, ठीक है, तीनों केसेस में। तो देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि पूरा चैप्टर किसके अराउंड घूम रहा है, सेल के अराउंड घूम रहा है। तो हमने यहाँ पे भी किसका ध्यान रखना है, सिर्फ सेल का ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी अभी हाइपोटोनिक है, यानी सॉल्यूशन की कमी किसमें होगी, सेल के अंदर होगी। कि जब भी कंसंट्रेशन जो है ऑफ सॉल्यूशन या किसी भी मीडियम, कोई भी सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से वाटर है, कि जब भी हाँ ऑस्मोसिस का केस पढ़ रहे हैं तो वाटर ही होगा, ठीक है, कि जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेल के अंदर कम हो जाएगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेल के अंदर कम हो जाएगी तो क्या होगा, अभी ये कम है यहाँ पे तो बाहर ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तो क्या होगा, बाहर से अंदर आएगी, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर से अंदर आएंगे क्योंकि अंदर कम है, ठीक है। तो बेसिकली जो सेल है, जैसे जैसे उसके अंदर पानी आता जाएगा वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी ना, फूल जाएगी। क्लियर है। अब आते हैं हाइपरटोनिक में। अब क्या है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो सेल के अंदर ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो सेल का, ठीक है, कंसंट्रेटेड है यहाँ, तो अब बाहर कम होगी, तो अब क्या होगा, सेल से बाहर जाएगी, यानी अब तुम्हारे पास बैलून है, बैलून में तुमने हवा फुल भर रखी है बिल्कुल, ठीक है, और जैसे ही तुम उसकी एक उसके अंदर पिंच कर देते हो थोड़ा सा भी, या उसका जो माउथ है उसको ओपन कर देते हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे गैस बाहर निकलती है तो क्या हो जाता है, बैलून श्रिंक होना शुरू हो जाता है ना। सेम यही है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इधर ज्यादा है और इधर कम है
तो यहाँ से जब वो यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा ना सेल, क्लियर है। लेकिन इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मतलब सेम, यानी कंसंट्रेशन यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, तो यानी मूवमेंट जितनी अंदर होगी उतनी ही बाहर होगी, जितनी अंदर हो रही है उतनी ही बाहर हो रही है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जो सेल है वो कैसा रहने वाला है, सेम साइज का रहने वाला है, नो चेंज। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, अच्छे से समझ आया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता देना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।